नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, वेलकम टू अनदर exclusive session of O-level biology syllabus, and this is the class which is particularly being used for the past month to cover the section of reproduction in plants, and inshallah later on this will be used for the past paper practice as well. So plant का unit हम लोग कर रहे थे और plant का unit is about to end now as we are doing the last topic from the plant biology. The first topic which we did was nutrition in plants. Then we did transport in plants. Then we did coordination in plants. And now we are doing reproduction in plants. ठीक है जी? So as you can see on the screen that this is all we have done in the previous two classes. ठीक है? This is going to be the third session of this chapter. ये तीसरा सेशन है. इससे पहले दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं. रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर की जा चुकी हैं. अगर किसी का लाइव सेशन मिस हुआ था तो आई अज्यूम कि उसने सुन लिया होगा. तो रिप्रोडक्शन क्या थी, हमने स्टार्ट किया. रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? रिप्रोडक्शन की दो मेजर टाइप्स थी बेटा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द कंपैरिजन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? दोनों के क्या सिलेक्टिव फीचर्स हैं? ए सेक्सुअल के क्या फीचर्स हैं, सेक्सुअल के क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. उसके बाद फाइनली हमने प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर लिया था. और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने कहा कि प्लांट्स में भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती हैं. प्लांट में भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन हो सकती हैं. और मेजरली हमें मेन टॉपिक जो हमारा था वो ये वाला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. लेकिन हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले इंट्रोड्यूस किया, उसके कुछ नेचुरल मेथड से, कुछ आर्टिफिशियल मेथड से. नेचुरल मेथड के अंदर वी टॉक्ड अबाउट बडिंग, राइजोम फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन, रनर फॉर्मेशन. और मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू मैंने कोशिश की कि आपको समझाएं, दिखाएं और अंडरस्टैंड कराएं कि क्या चीजें हैं ये. और उसके बाद फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन और ग्राफ्टिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बात कि दिस वाज द मैटर पर्टिकुलरली जो एमसीक्यू से रिलेटेड था. उसके बाद मेरे बच्चों हम लोगों ने फिर फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू की, जो कि इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है. एंड द प्रीवियस क्लास वाज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट वाज क्वाइट अ फ्रूटफुल क्लास. हमने कहा प्लांट की जो बॉडी है उसमें वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें रूट, शूट आता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट है. और चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो दैट इज व्हाई वी वर सपोज टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आ जाता है, कौन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट में किसको डिस्कस करना था बच्चों? फ्लावर को डिस्कस करना था. तो फ्लावर की डिस्कशन शुरू हुई थी. इफ यू कैन सी ऑन दी स्लाइड, आपने फ्लावर का एक रफ डायग्राम मेरे साथ बनाया था और मैंने आपको कहा कि ये फ्लावर का या प्लांट का वो पार्ट है जो आपकी थ्योरी और एमसीक्यू, इवन योर एटीपी, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल टाइम्स आपके ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में भी इस डायग्राम की लेबलिंग आ चुकी है. तो हमने एक बेसिक फ्लावर को समझा बेटा. आज का लेक्चर में ना कनेक्टिविटी में, इसलिए हम ट्राइंग टू जस्ट रिव्यू एवरीथिंग ना. तो मेरे बच्चे, हमने फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर समझा जिसमें हमने समझा कि फ्लावर में चार वर्ल्स होते हैं. चार वर्ल्स हैं. पहला है कैलिक्स जो आउटर मोस्ट था, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर इनर मोस्ट गाइनोशियम. या यूं कह लीजिए, पहला लेयर है सेपल्स का, दूसरा लेयर है पेटल्स का, फिर है स्टेमन और फिर है इनर मोस्ट कार्पल. और फिर हमने सबके बारे में कुछ लाइंस आपके साथ लिखी थी, डिस्कस की थी, ताकि आपको इनके बारे में भी बेसिक पता चल जाए. फिर चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वी वर सपोज टू टॉक प्राइमरीली अबाउट मेल एंड फीमेल पार्ट. तो हमने फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट डिस्कस किया व्हिच वाज स्टेमन. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइस एंड गर्ल्स, यहाँ आप स्टेमन की डिस्कशन कर चुके थे जिसमें आपने समझा कि किस तरह से. अब आज के लेक्चर में ये पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एवरीबॉडी प्लीज फोकस. जो मेल पार्ट है उसमें एक क्या है, ये फिलामेंट है. और उसके बाद इसका सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर ये ग्रेन्स हैं जिनको हमने पॉलन ग्रेन्स का नाम दिया हुआ है. और उसके बाद फीमेल पार्ट हमने देखा था बेटा कार्पल का स्ट्रक्चर. कार्पल का स्ट्रक्चर क्या था? इस तरह का एक जार जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें
ओपनिंग है माउथ एंड देन नेक है, और उसके बाद फिर ये सॉलिड पार्ट था विच वाज ओवरी, विच कंटेन्ड अ यू शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। और फिर मैंने तुम लोगों को ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था, इट इज अ यू शेप स्ट्रक्चर। इसमें जहन में रखने वाली बात थी, दिस इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड दैट इज द एग एंड द ओपनिंग इज माइक्रोबाइल। उसके बाद मेरे बच्चों फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, सारे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद हमने कहा पॉलिनेशन, क्योंकि असल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगी, जब पॉलन आके स्टिग्मा पर गिरेगा, पॉलन आकर स्टिग्मा पर गिरेगा। तो पॉलिनेशन क्या थी, हमने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यानी एंथर क्या था, मारे, अरीशा, एवरीबडी एल्स, एंथर वाज द मेल पार्ट। तो मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर गिरना, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, दैट वाज पॉलिनेशन। हमने क्या कहा था बेटा, रिवाइज करो, तुम लोग का पार्टिसिपेशन आना अभी तक शुरू नहीं हुआ, इंजन गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक। क्या कहा हमने, पॉलिनेशन कितने टाइप की थी बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर एक ही फ्लावर पे हो रही है या एक ही प्लांट पर हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर हो रही है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन है। फिर दोनों को हमने डिस्कस किया था, उनके सिलेक्टिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर हमने किया था बेटा। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने अल्लाह का शुक्र है अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, फिर हमने क्रॉस पॉलिनेशन में हमने समझा कि क्रॉस पॉलिनेशन में चूंकि पॉलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना है तो कैसे जाएगा, तो हमने कहा दो मीडियम्स हैं, या तो विंड या इंसेक्ट के थ्रू। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो फ्लावर्स जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनको अलग फीचर्स दिए हैं, और वो फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनको अलग फीचर्स दिए हैं। और कॉमन सेंस था कि इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन करेंगे उनका पेटल बड़ा और ब्राइट कलर का होगा ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, सेंटेड होगा, जूसी होगा, स्टैमिन उनका छोटा होगा, ठीक है, स्टिग्मा भी छोटा होगा। लेकिन जिन्होंने हवा के जरिए फेंकना है, हवा के जरिए, तो उनके स्टैमिन लॉन्ग होंगे, पेंडुलस होंगे, ठीक है ना, उनका स्टिग्मा भी फेदरी होगा ताकि वो पॉलन को कैच कर सके, ठीक है ना। मल्टीपल बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और वहीं से बात जहां छोड़ी थी ना वहीं कंटिन्यू करेंगे। मैं अब एक जुमला बोल रहा हूं, आई नीड एवरीबडी टू बी श्योर कि आप लोग यहां तक मेरे साथ हैं क्या, कि हम लोग देखो ये सीख चुके कि पॉलन पॉलन किस तरह से ट्रांसफर होगा। पॉलन, मैं फिर यहाँ डायग्राम बना देता हूं ताकि सारे बच्चे रिलेट कर सकें। इमेजिन करो दिस वाज द मेल पार्ट, दिस वाज द मेल पार्ट, जस्ट एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूं। दिस वाज द मेल पार्ट एंड दिस वाज द pollen sac, एंड द pollen sac contained what, these pollen grains। एंड बच्चों दिस वाज द फीमेल पार्ट, दिस वाज द फीमेल पार्ट, लेट मी ड्रॉ इट, दिस वाज द काइंड ऑफ फीमेल पार्ट, ठीक है ना। तो हम पिछली क्लास से क्या पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम ये कंसेप्ट सीख चुके अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई पॉलन यहां से वहां कैसे पहुंचेगा, पॉलन यहां से यहां आएगा, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पॉलिनेशन। तो पिछली क्लास में जहां हमने एंड की थी अपनी डिस्कशन, दैट वाज पॉलिनेशन। तो अब यहां से आगे चल रहे हैं, यानी आज हम यहां से क्या बात करने लगे, इमेजिन करो कि पॉलन यहां आ गया, इमेजिन करो पॉलन यहां आ गया, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन है चाहे क्रॉस पॉलिनेशन, बेटा बिल्कुल ना, बिल्कुल कनेक्टिविटी बननी चाहिए। इमेजिन करो कि पॉलन यहां आके गिर गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, आए सीखते हैं मेरे बच्चे। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पॉलन जब यहां आके गिर गया अब उसके साथ क्या होगा। तो बेटा इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है, और फिर लिखवा भी दूंगा, ठीक है, इसलिए प्रॉपरली फोकस करना है, इंशाल्लाह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पॉलिनेशन हो गई चाहे सेल्फ या क्रॉस, और इमेजिन कीजिए कि पॉलन यहां आके गिर गया, दैट इज पॉलन, ये पॉलन यहां आके गिर गया। और यह जहन में रखें, ओव्यूल के स्ट्रक्चर आपको याद है, यहां पर एग है, यहां पर सेकेंडरी न्यूक्लियस है। आपको कम से कम ओव्यूल के स्ट्रक्चर में ये दो बातें याद होनी चाहिए, दोबारा से देखने, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भूलना नहीं है, ये एग है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है जी। तो वापस आ जाए, हमने यहां पर कहानी छोड़ी थी कि भाई पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू पॉलन यहां आके गिर गया,
अब आगे क्या है आए समझते हैं, डायग्राम से गेम को समझेंगे और हर चीज डायग्राम से ही क्लियर होगी बेटा। तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। एवरीबडी आई नीड योर अटेंशन, फुल अटेंशन। मुश्किल खुदा की कसम नहीं है, लेकिन अगर अटेंशन हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का ये चैप्टर आसान लगा है सबको? अभी तक का ये चैप्टर सबको समझ आया है, यस और नो? ठीक है ना? तो बिल्कुल, मुझे बच्चों ने मैसेज भी करके बताया कि बहुत अच्छा समझ आ रहा है, विच इज गुड। इमेजिन करें बेटा ये क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। इमेजिन करें ये आपका क्या है, कार्पल, ठीक है ना? दिस वाज योर होल कार्पल, ठीक है? ये आपका पूरा का पूरा कार्पल है बेटा, और ये पॉलन आके गिरा यहां पर। इमेजिन करो दिस इज पॉलन, लेट मी कलर इट, दिस इज द पॉलन, ठीक है? ये पॉलन आके यहां पर गिरा, ठीक है बेटा? अब क्या होगा कहानी में समझते हैं, और स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा कि यहां पर हमारे पास है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहां पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और यहां पर हमारे पास है एग, एग, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग। अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज पॉलन ग्रेन, लेट मी लेबल इट, दिस इज पॉलन ग्रेन। मेरा बच्चा जब पॉलन ग्रेन, और ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये कार्पल का कौन सा पार्ट है बच्चों, बोलते जाओ? दिस पार्ट इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मेरा बच्चा पहली चीज क्या होती है, लिसन, जब ये पॉलन, लेट मी शो साइड में ना, साइड में दिखाता हूं, जब ये पॉलन, ये रेड वाला पॉलन स्टिग्मा पे आकर गिरता है, इट डिवाइड्स, दिस पॉलन when falls on the stigma, it divides into two bodies, it divides by mitosis into two। ये कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, सब सिलेबस का है, ओ लेवल, आईजीसीएसई हो, जीसी हो, सबका। इसलिए पूरी तवज्जो सुनना, दरमियान में चवल नहीं मारना कि सर ये करना है कि नहीं करना है, करना है इसीलिए बता रहा हूँ। तो मेरे बच्चे पॉलन जब यहां आके गिर गया, अब ये डिवाइड होता है, इससे पहले नहीं, अब ये डिवाइड होता है इनटू पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस and generative nucleus. Now the pollen divides into pollen tube nucleus and generative nucleus. 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 Let me show here in the diagram कि ये जो pollen है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो ये डिवाइड होता है into pollen tube nucleus and imagine करो a generative nucleus। ये पॉलन ब्रेक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पॉलन ग्रेन एक दाने को कह रहे हैं ना बेटा, पॉलन एक जनरल वर्ड है, ग्रेन का मतलब एक दाना, ठीक है, एक पॉलन। ये डिवाइड हुआ इनटू पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना? अब होता क्या है, एज यू कैन सी पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस खुद तुम्हें बता रहा है कि वो क्या करेगा बेटा। पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस कंटिन्यू टू डिवाइड। इमेजिन करो ये पॉलन ट्यूब है, इमेजिन करो ये पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है, पीटीएन, pollen tube nucleus. Now this pollen tube nucleus continue to divide, and the division results in the formation of, the division results in the formation of slowly and gradually, 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 this division result, the pollen tube is primarily responsible to divide slowly and gradually to form a tube called pollen tube. ये pollen tube nucleus तेजी से, क्यों इसको pollen tube nucleus कह रहे हैं, क्योंकि इस न्यूक्लियस की जिम्मेदारी है कि ये डिवाइड होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, होता जाए, और स्लोली ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली, स्लोली ग्रेजुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करे, जो ऑल द वे स्टिग्मा से नीचे उतरे, स्टाइल, और फाइनली कहां जाके एंड हो, कहां जाके एंड हो। ये कौन सा एंड था बच्चों? रिमेंबर गाइस एंड गर्ल्स, व्हाट वाज दिस पॉइंट, व्हाट वाज दिस ओपनिंग? दिस ओपनिंग वाज माइक्रोपाइल। पिछली क्लास में पढ़ा चुके, वेरी गुड। दिस ओपनिंग वाज माइक्रो पाइल। तो मैं अभी लिखवाऊंगा भी अभी, लेकिन कंसेप्ट सारा डायग्राम से ही समझ आएगा। दोबारा समझो, when pollen falls at the right place, it initially divides to form two bodies. Number one, pollen tube nucleus and generative nucleus. The pollen tube nucleus is, as the name suggests, the pollen tube nucleus is responsible to slowly and gradually grow and form a whole tube that goes all the way, that goes all the ways
to micropyle, that goes all the way to, बोलो बेटा, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर एंड तक जाएगा। और अब सुनो क्या होगा, द जेनरेटिव न्यूक्लियस, द जेनरेटिव न्यूक्लियस मूव्स इनसाइड द पोलन ट्यूब। ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस अब इस पोलन ट्यूब के अंदर मूव करना शुरू करेगा। ये मूव कर रहा है, आई एम ट्राइंग टू make as clear diagram as possible for everybody. This generative nucleus is continuing to move towards the microbial slowly and gradually. So it's not conceptually very difficult. I think it's very easy. आपका concept बड़ा ही क्लियर रहना चाहिए। क्या हो रहा है मेरे बच्चे कि the pollen grain, याद करो मेरे साथ, the pollen when falls at the right place, it divides to form two bodies. Number one, generative nucleus, and number two, the tube nucleus, the pollen tube nucleus. Now, out of these two bodies, the pollen tube nucleus is responsible to form, bolo, is responsible to form this tube called pollen tube. Okay? Called pollen tube. And then the other body, which was called generative nucleus, the generative nucleus, this is generative nucleus, it moves in the pollen tube. When this generative nucleus reached at this point, when this generative nucleus reach close to, when this generative nucleus reach close to micropyle, जब ये generative nucleus micropyle के करीब आ जाता है, तो मेरे बच्चों this generative nucleus divides to form, this generative nucleus divides to form two sperms. This generative nucleus divides to form what? Two sperms. This generative nucleus divides to form two sperms और male gametes. जी हाँ, सिर्फ ह्यूमन में स्पर्म नहीं होते, जिस तरह एग है इसी तरह यहाँ पर स्पर्म भी है। फिर से मेरे बच्चे फिर से याद करो मेरे साथ, डायग्राम की गेम है सारी। हमने पिछली क्लास यहाँ एंड की थी कि पॉलन आके स्टिग्मा पे गिर गया। अब जब गिर गया, हाउ द प्रोसेस प्रोसीड बच्चों, द pollen divides initially as shown by the diagram to form, बोलते जाओ, to form generative nucleus and the tube nucleus. याद करो मेरे साथ, the tube nucleus has the duty to slowly and gradually form a long tube that passes all the way till micropyle, and the generative nucleus then moves inside that tube. The generative nucleus then move inside the tube. When it is close to micropyle, the generative nucleus divides to form two sperms. And now listen very carefully. These two sperms, guys and girls, these two sperms enter into the ovule. These two sperms enter into the ovule. One sperm and the other sperm, one sperm fuses here. One sperm fuses with the secondary nucleus and the other sperm fuses with the egg. मेरे बच्चे, one sperm, दो sperm बने थे, एक sperm कहाँ fuse कर रहा है? What was this structure? This was secondary nucleus, याद है? This was secondary nucleus. And what was this structure बच्चों? This structure was egg. ये स्ट्रक्चर क्या था? एग था। एंड दिस वाज द ओपनिंग माइक्रोपाइल। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दोबारा समझो। द जेनरेटिव न्यूक्लियस व्हेन कम क्लोजर, द जेनरेटिव न्यूक्लियस व्हेन कम क्लोजर to the microbial end, it divides or it generates two sperms, and these sperms enter into the ovule. One sperm fuses with the egg and the other fuses with the secondary nucleus. ये जो egg और sperm की फ्यूजन हुई, लिसन यहां लिख देता हूं, साइड में लिखता हूं, ये जो एग और स्पर्म की फ्यूजन हुई, इससे बना जाइगोट। इससे बना क्या? जाइगोट। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस और स्पर्म की फ्यूजन हुई, इससे बना एंडोस्पर्म, इससे बना एंडोस्पर्म sac. Endosperm sac, also called as embryo sac, also called as embryo sac. दोबारा से मैं आपको ये क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको पढ़ा रहा था फर्टिलाइजेशन।
मैं आपको पढ़ा रहा था फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ है दोबारा समझो। जब पॉलन गिरा है यहां पर, जब पॉलन गिरा है यहां पर, तो पॉलन में क्या हुआ मेरे बच्चे, इट डिवाइड सिंपली टू प्रोड्यूस जनरेटिव न्यूक्लियस एंड द पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस. The pollen tube nucleus continue to grow the pollen tube till the micropyle, and the generative nucleus then moved inside this pollen tube, and when it reaches close to micropyle, it divides to form two sperms, and then one of these sperms fuses with the egg, the other fuses with the secondary nucleus, and they result in formation of zygote and the endosperm sac or embryo sac. They result in the formation of these two structures. And as soon as these two structures are formed, बेटा जैसे ही ये दो structures बनते हैं, अब क्या होता है, listen very carefully. इसको क्या हो गया, नया पेज क्यों नहीं आ रहा भाई, एक मिनट रुको. लो भाई, वन नोट ही हैक हो गया, ये पहले सेव. ये आजकल क्या हो रहा है वन नोट को, सबर करो बेटा, वेट करो. पहले भी एक क्लास में जाया हो चुका है हमारा हिसाब किताब. Guys, can you hear me now? Hello? Am I audible to everybody again? Am I audible to everybody again? Please confirm. Okay जी, okay, 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 okay. ओ बैड सीन हो गया भाई. ये वन नोट में कोई मुसीबत पड़ गई है. वो सारा ही डायग्राम बना ली थी बच्चों आप लोगों ने, डायग्राम बना ली थी आप सबने. ओहो, all of this stuff has been deleted. Oh shit. ओहो, अरे तो सेव कहाँ से हो रहा था, हो ही नहीं रहा था ना सेव यार. आई वाज ट्राइंग रियली हार्ड, उसी उसी में मैंने अपनी मीटिंग ही बंद कर दी थी. सो डायग्राम का नुकसान हो गया भाई बच्चों, डायग्राम का नुकसान हो गया. बना लीजिए डायग्राम. चलो मैं इसको लिखवाता हूँ फिर. लिखो बेटा, इसको लिखो. लिखो बेटा, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखो एवरीबॉडी. प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन लिखेंगे एवरीबॉडी. When pollen
falls on the right stigma, it divides to form pollen tube nucleus and generative nucleus. Pollen tube nucleus and generative nucleus. The pollen tube nucleus release enzymes which digest inner way to stigma and style all the way to ovule so that pollen tube can be formed. Pollen tube nucleus then continue to divide and form long tube till micropyle in which generative nucleus slides down. Close to micropyle, generative nucleus divides to form two male gametes both of which enter ovule. One of these sperm fuses with secondary nucleus to form embryo sac or endosperm sac, while the other sperm fuses with the ovum to form zygote. To form zygote. मेरा बच्चा मेरे बच्चे जो हमने डिस्कस किया, इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट एवरी लाइन, एवरी सिंगल लाइन, गाइज एंड गर्ल्स? ये सारी डिस्कशन क्लियर है? अब मेरी बात, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, अल्लाह करे कि हिंट वो ना हो, खराब ना हो जाए, क्योंकि इस डायग्राम में मुझे कुछ और भी दिखाना था. तो लेट्स से दिस वाज दी let's say this was the ovule, कार्पल. और अब ओव्यूल के अंदर क्या हुआ है, यहां पर फ्यूजन हो चुकी है, यहां पर फ्यूजन हो चुकी है. व्हाट हैपेंस देन मेरे बच्चे? एज सून एज द zygote is formed, guys and girls, as soon as the zygote is formed here, जैसी यहां पर zygote फॉर्म होता है, जैसी यहां पर zygote फॉर्म होता है, तो मेरे बच्चे ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, ओवरी के स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है. लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज इंपॉर्टेंट.
एज सून एज जाइगोट इज फॉर्म, जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है वैसे ही बेटा ओवरी के स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है। ओवरी के स्ट्रक्चर में चेंज आना, इस पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो लेट मी राइट यू कि क्या चेंज आता है। व्हाट हैपेंस इज कि जैसे ही यहाँ जाइगोट बना, जाइगोट ही हमें जिससे नया प्लांट आएगा, तो जैसे ही यहाँ जाइगोट बना, व्हाट हैपेंस इज दिस ओव्यूल starts changing. This ovule starts changing into seed. This ovule starts changing into, bolo beta, seed. And then this ovary starts changing into fruit. This ovary starts changing into, beta bolo, fruit. तो मेरे बच्चों, मेरे हेलो, एज सून एज दी फर्टिलाइजेशन अकर्स, जैसी अशना, वरीशा, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट ये मौजूद है। ठीक है जी। जाइगोट के साथ साथ दूसरी चीज क्या थी, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसेक, ये दोनों चीजें ऐसी मौजूद हैं। और जनाबे आली जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, उनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट सराउंडिंग स्ट्रक्चर विच चेंज इज ओव्यूल। ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड, ये एमसीक्यू में बहुत आता है। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, एंड फिर उसके बाद जो ओवरी है दैट चेंजेस इनटू फ्रूट। तो इसका मतलब जब आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मैंगो खा रहे हो, मैंगो, तो मैंगो में जो आप फ्रूट पल्प खा रहे हो, जो पल्प आप खा रहे हो वो पल्प क्या है, ओवरी थी। और जो मैंगो की जो गुठली है दैट वाज ओव्यूल, दैट वाज ओव्यूल। तो मेरे बच्चे यहाँ पर, अब मैं आपको, ये बहुत आता है एमसीक्यू में बेटा, हेडिंग बनाओ सीड फॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा आता है, सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई, नाउ वी विल सी क्या होगा बेटा, सीड फॉर्म होगा। हाउ सीड इज फॉर्म, तो मेरे बच्चे लेट मी राइट इट। सीड कैसे बन रहा है, मैं इसको तरीके से लिख देता हूं। एग इंटू, एग इंटू स्पर्म से क्या बना बेटा, एग इंटू स्पर्म से क्या बना बोलो, जाइगोट बना। सेकेंडरी न्यूक्लियस इंटू स्पर्म से क्या बना, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म सैक बना। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ बोलो बेटा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ, सीड में। वॉल ऑफ ओव्यूल, वॉल ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की अगर ओव्यूल सीड बन रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, वॉल ऑफ ओव्यूल क्या बनेगी बेटा, अगर ओव्यूल, अगर ये ओव्यूल सीड बन रहा है तो इसकी वॉल क्या बनेगी, सीड कोट, वेरी विच इज वेरी ऑब्वियस, सीड कोट, या जिसको हम टेस्टा भी कहते हैं, वेरी गुड। इसी तरह अभी मैंने बताया ओवरी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी गाइस एंड गर्ल्स, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट। एंड लास्टली ओवरी की वॉल, ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट होगी भाई, फ्रूट के ऊपर क्या होता है, फ्रूट का छिलका, फ्रूट के ऊपर क्या होता है, फ्रूट का छिलका, जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, जिसको पील ऑफ फ्रूट कहते हैं, पील ऑफ फ्रूट, जो आपका फ्रूट का छिलका है दैट इज बेसिकली ओवरी की वॉल। फिर से देखो बेटा, रट्टा मारने जैसा कुछ भी नहीं है, आपने फर्टिलाइजेशन समझी, अनफॉर्चुनेटली वो डायग्राम वहां से हट गई, पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच आ गया। अब हमने क्या कहा, जब फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ क्या बना, जाइगोट, ये क्या बना, एम्ब्रियोनिक सैक या एम्ब्रियो सैक। ये जो ओवरी, ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। इसकी जो वॉल है वो क्या बनेगी, सीड कोट। जो ओवरी है दैट वुड कन्वर्ट इनटू फ्रूट, और ओवरी की जो वॉल है वो किसमें कन्वर्ट होगी, फ्रूट के छिलके में, पील ऑफ फ्रूट में। दैट इज सीड फॉर्मेशन, दैट इज हाउ सीड इज फॉर्म, दैट इज हाउ एक रिप्रोडक्टिव प्लांट में सीड फॉर्म होता है। क्या जूम आउट कर दूं बेटा, क्या जूम आउट करूं, ये देखना था। डन, लिखा तुम लोगों ने, हुरिया आर वी गुड टू गो, सोमिया, हुरिया, आमना वेस, एवरीबॉडी, वरीशा, अशना, फरहाम, काजी नकी, जहीम। तो मेरे बच्चे देखो, रट्टा मारने का कुछ नहीं है, अंदर वाला बन गया
जाइगोट, उसके बाहर वाला बना सीड, और सीड कोट, उसके बाहर वाला बना फ्रूट, एंड फ्रूट की छिलका, फ्रूट की पील। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बच्चे, इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, जाइगोट। सीड के अंदर क्या मौजूद होता है, जाइगोट मौजूद होता है। और यही जाइगोट है जिससे नया प्लांट ग्रो करेगा। सीड के अंदर मौजूद होता है जाइगोट, और यही वो जाइगोट है जिससे नया प्लांट ग्रो करेगा। डू यू अग्री, यस और नो? यही वो पार्ट है जिससे नया प्लांट ग्रो करेगा, यस और नो? डेफिनेटली अ बिग बिग यस। ओके, नाउ मेरे बच्चे, सीड तो बना लिया, प्लांट में, फ्लावर में सीड तो बन गया। अब आ जाएगा इसी से कंटिन्यूएशन में बेटा, डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसी की कंटिन्यूएशन में आ गया कि सीड तो बना लिया, अब इस सीड को फैलाओगे कैसे, डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये सीड आगे कैसे फैलेगा, सीड को कैसे डिस्पर्स करोगे, कैसे फैलाओगे, कैसे स्प्रेड करोगे। एवरीथिंग इन प्लांट इज कनेक्टिव। एक टॉपिक दूसरे से, दूसरा तीसरे से कनेक्ट हो रहा है। फिर पीछे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली डायग्राम का नुकसान हो गया आज यार, बड़ी मेहनत से बनाई थी मैंने। चलो, तो हमने कहा पॉलिनेशन के नतीजे में जब जो पॉलन है वो स्टिग्मा पर आके गिर गया, तो अब ये सारा प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में फाइनली बनेगा जाइगोट, और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज होकर क्या बना लेंगे बेटा, सीड। कौन सा स्ट्रक्चर किसमें चेंज होगा, उम्मीद है कि ये बात आपको, ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आता है। अब जब सीड बन गया, अगर सीड, अब यार गलती से हो गया था यूसुफ, अगर सीड बन गया, अगर सीड बन गया तो अब सीड बनने के बाद क्या करना है बेटा, सीड को डिस्पर्स करना है, सीड को डिस्पर्सल करना है। अब सीड कैसे डिस्पर्सल होगा मेरे बच्चे, सीड के डिस्पर्सल के मेजरली, सीड के डिस्पर्सल के मेजरली 4 तरीके, सीड के डिस्पर्सल के मेजरली 4 मेथड्स हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के। नंबर 1, बाय एनिमल्स। कौन डिस्पर्स करेगा सीड को, बोलो बेटा, बाय एनिमल्स। नंबर 2, सीड को कौन, अच्छा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको ना पॉलिनेशन से मिक्स कर देते हैं। देखो पॉलिनेशन में भी तो हमने पॉलिन्स का डिस्पर्सल पढ़ा था ना, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉलिनेशन से मिक्स कर देते हैं। याद रखें, पॉलन तो बहुत ही लाइट वेट चीज थी, यहां पर तो सीड है जो कि सीड कोड के साथ है। तो नंबर 1 बाय एनिमल्स, नंबर 2, पहले एनिमल्स के थ्रू आ गया, नंबर 2 बाय विंड, वेरी गुड, नंबर 3 बाय वाटर, नंबर 4 बाय बर्स्ट, बाय एक्सप्लोजन, बाय एक्सप्लोजन। दोबारा से देखना, दोबारा सुनना मेरे बच्चे। अब एक फ्लावर ने सीड बना लिया, एक फ्लावर ने सीड बना लिया, अब उस सीड को उसे डिस्पर्स करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो बेटा कैसे कैसे कर सकता है, तो मेरे बच्चे, देयर आर सम प्लांट्स जो वाटर, वाटर में सीड अपना, यानी वाटर के करीब ग्रो कर रहे हैं, तो उनके सीड वाटर में गिर जाते हैं, और वाटर जहां जहां फ्लो करेगा, वाटर जहां जहां फ्लो करेगा वो वहां वहां सीड को ले जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो विंड के थ्रू जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स के थ्रू जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो एक्सप्लोजन के थ्रू जाएंगे। तो असल में आपने पढ़ने तो ये दो हैं, एनिमल और विंड, लेकिन एमसीक्यू में ना टोटल नंबर ऑफ मेथड्स के सवाल आता है। तो मेथड्स आपके पास 4 हैं, एनिमल्स, विंड, वाटर, एक्सप्लोजन, और मैं सबकी एग्जांपल भी देता जाता हूं। ठीक है, एनिमल्स, विंड, वाटर और एक्सप्लोजन। लेकिन आपको कंपैरिजन में इन लोगों को पूछा जाएगा, एनिमल्स और विंड वालों को कंपैरिजन में पूछा जाएगा। तो पहले मैं एनिमल्स और विंड वाला बता दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे ख्याल है कॉमन सेंस अगर आपके पास जिंदा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर एक सीड हवा के जरिए डिस्पर्स होने वाला है, अगर एक सीड एयर स्पीड के जरिए डिस्पर्स होने वाला है, तो क्या लगता है उस सीड का वेट ज्यादा होगा या कम होगा, उस सीड का वेट ज्यादा होगा या कम होगा? कॉमन सेंस यूज करो, जाहिर है कि वेट कम होगा। अच्छा, फिर अगर उसने टोटली हवा के थ्रू फ्लाई करना है, तो मेरे बच्चे हमें उसमें क्या है, या तो लेट मी सी, लेट मी इसी फ्लो चार्ट में ही कर देते हैं, लंबा नहीं करते। लाइट वेट होगा, अगर सीड को डिस्पर्स करना है विंड के थ्रू, तो कॉमन सेंस चाहिए, बस ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो नंबर 1 वो लाइट वेट होगा,
नंबर टू, नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होंगे कम होंगे, व्हाट डू यू थिंक? अगर विंड के थ्रू भेजना है तो नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? जाया होने के चांसेस है ना, तो ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा होनी चाहिए। वेरी गुड, हो गया। फिर मेरे बच्चों, सीड्स कंटेन ईदर ईदर parachute like structures, parachute like, or wing like structures फॉर लॉन्ग फ्लाइट। सीड्स में बेटा ये आ गई, ये बस कंप्लीट हो गया फीचर्स, कि जो सीड्स विंड के थ्रू होंगे, कॉमन सेंस है कि भाई उनका वेट कम होना चाहिए, वरना वो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकेंगे, ठीक है ना, ज्यादा दूर तक जा नहीं सकेंगे, नंबर वन। नंबर टू, उनका नंबर ज्यादा होगा क्योंकि जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नंबर थ्री, उनके पास पैराशूट लाइक फेदरी स्ट्रक्चर्स होंगे, ये बेटा फेदर यहीं पर ही है, पैराशूट लाइक फेदरी स्ट्रक्चर्स होंगे या विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो उनको लॉन्ग फ्लाइट में हेल्प करेंगे। लेट मी शो यू अ डायग्राम। मेरे ख्याल है मेरे पास टेक्स्ट बुक खुली हुई है, टेक्स्ट बुक के अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट, बल्कि टेक्स्ट बुक में मजेदार डायग्राम नहीं है, गिव मी अ सेकेंड, गूगल बाबा की हेल्प लेते हैं और आपको बता दें, दिखाते हैं। ये देखें, ये इमेजेस देखें, ये देख रहे हैं आप, जिस तरह फ्लाई लाइट करने के लिए, कैन यू सी गाइस, ये देखें, ये एक प्लांट, मैंने डेंडेलियन एग्जांपल आता है आपके पास पेपर में भी बहुत आया हुआ है, डेंडेलियन डेंडेलियन डेंडेलियन, डेंडेलियन प्लांट में आप देखिए इसकी डिस्पर्सल हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप देखें, ईच सीड कंटेन्स दैट, लेट मी कॉपी दिस इमेज ना, ये वाली बड़ी अच्छी इमेज है, लेट मी कॉपी दिस, फिर अलग से दिखाता हूँ, and let's post this here. Look at this diagram, guys and girls. तो मेरे बच्चे देखो, these are the seeds, ये सीड्स हैं, कैन यू सी दैट, दीज आर दी सीड्स। लेकिन उन सीड्स में ना देखो, ये पूरा पैराशूट मैकेनिज्म है और ये फेदरी स्ट्रक्चर है। पैराशूट में ऐसे ही होता है ना बेटा, पैराशूट में देखा है ना, आपके पास रोप होती है और ऊपर जाके फिर आपके पास वो पैराशूट वाला फैब्रिक होता है। तो आप देखो ये सीड्स हैं, और ये हवा के साथ जो है ना वो फ्लाई करने वाले, कैसे फ्लाई करने वाले, तो इनके पास इस तरह की स्टॉक है और इस तरह से ये देखो फेदरी स्ट्रक्चर्स हैं। इन फेदरी स्ट्रक्चर्स की वजह से जब ये सीड डिटैच होगा, वन सीड वुड लुक लाइक दिस, ये सीड है और सीड के साथ इस तरह से ये पैराशूट फॉर्मेशन है, फेदरी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से व्हेन द विंड विल टेक इट, तो आप जानते हो कि लॉन्ग फ्लाइट कर सकता है, लंबी फ्लाइट कर पाएगा। तो वैसे भी मुझे बताओ, क्या कॉमन सेंस से नहीं रिलेट कर सकते इस चीज को, कि कॉमन सेंस है जब विंड के थ्रू जाना है तो उसको लॉन्ग फ्लाइट के लिए पैराशूट से लॉन्ग फ्लाइट मिलेगी, यस और नो? चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं, होल्ड फॉर अ सेकेंड, कुछ और दिखाता हूं, होल्ड फॉर अ सेकेंड, ये विजुअल्स काम आएंगे, दिमाग में याद रहेंगे। लाइक मोर, लुक एट दिस, अनदर, जो मैंने अभी कहा ना विंग, कैन यू सी दीज स्ट्रक्चर्स बच्चे, अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल बच्चे, गूगल बाबा जिंदाबाद। बल्कि लेट मी टेक दिस, ठीक है, तुम्हें एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल हिंट में आ जाएगा, ठीक है, कोई ना कोई हिंट दी हुई होती है, बच्चे समझते हैं एग्जांपल रट्टा लगानी पड़ेगी, नहीं, आप पास पेपर खोल के देखेंगे तो ऑलवेज देयर वुड बी अ हिंट गिवन ना। अब इसको देखो, ये क्या है, कैन यू सी दीज विंग लाइक स्ट्रक्चर्स, गाइस एंड गर्ल्स, उम्मीद है तुम्हें याद रहेगा। ये देखो, ये सीड है और सीड के अराउंड देख रहे हो ये लाइट से विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और जब ये विंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो जब आप सीड डिस्पर्स होगा तो लॉन्ग फ्लाइट्स कर सकेगा, यस और नो? इजंट इट इजी टू अंडरस्टैंड? तो हमने क्या कहा, कॉमन सेंस था बेटा, कॉमन सेंस था कि ये सीड्स देखो लाइट वेट होंगे, नंबर ऑफ सीड देखो, नंबर ऑफ सीड्स कितने ज्यादा है, देखो एक वक्त में कितने सारे सीड्स बन रहे हैं गाइस एंड गर्ल्स, एक वक्त में कितने सारे सीड्स बन रहे हैं, बिकॉज इसमें जाया होने का चांस भी है, एवरीबॉडी, जाया होने का चांस भी है ना बेटा।
ये जिसने ना पिक्चर ली है, जिन बच्चों ने मेरी वो जो डायग्राम रिमूव हो गई, उनके अच्छे से जिसने कॉपी किया है ना, मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं वो इमेज इस फाइल में ऐड कर दूंगा ताकि नोट्स प्रॉपर है। जिन बच्चों ने वो जो डायग्राम मिट गई थी हैंग होने की वजह से, वो मुझे व्हाट्सएप पे बाद में भेज दें, ठीक है। तो ये विंग्स की वजह से, कैन यू सी दैट, जो हमने कहा कि ये जो सीड्स होते हैं उनमें पैराशूट लाइक या विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर्स और विंग लाइक स्ट्रक्चर दोनों का सेंस समझ में आता है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, गाइस एंड गर्ल्स, चल अब मुझे बताओ जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होने वाले हैं, क्या उनमें हमें जरूरत है ये पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर्स की? जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होने वाले नहीं है, तो अब एनिमल्स के थ्रू किस तरह के सीड डिस्पर्स होंगे? नंबर वन, एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाएं। तो एनिमल्स कैसे अट्रैक्ट होंगे? कि जब आपके पास सीड जो है वो सीड सराउंडेड बाय पल्प, या तो सीड जो है वो फ्रूटी पल्प से सराउंडेड होगा। सीड वुड बी सराउंडेड बाय फ्रूटी पल्प। फॉर एग्जांपल, आप जैसे आप देखते हैं पीच है, मैंगो है, ये पीच है या मैंगो है, इनको एनिमल्स खाएंगे ना अगर लालच में, क्योंकि वो जो फ्रूट है, पल्प है, खासतौर पे जैसे प्लम वगैरह हो गया, प्लम है या जनाब अली एप्रिकॉट वगैरह है, इसमें आप क्या देखते हैं कि अंदर सीड मौजूद है और सराउंडिंग में पल्प मौजूद है। तो एनिमल आएगा और एनिमल आके उसको उसकी लालच में खाएगा, वो सीड वो डाइजेस्ट, सीड उसकी बॉडी में चला जाएगा, सीड उसकी बॉडी में चला जाएगा। फिर वो सीड जो कि इज प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट, सीड क्योंकि प्रोटेक्टेड है सीड कोट से, तो जब वो एनिमल बहुत देर के बाद किसी और नई जगह पर जाकर, क्या करेगा? अपना वेस्ट पास करेगा, तो वो सीड उसके वेस्ट के साथ वहां डम हो जाएगा। समझ आ रही है? सीड सराउंडेड बाय फ्रूटी पल्प, ईटन बाय एनिमल्स, and then passed on in feces after some time। तो दूर कहीं जाकर जब वो डाइजेस्टिव सीड इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी एंजाइम, जी हाँ बेटा, नहीं होगा मेरे बच्चे, सीड कोड से डाइजेशन नहीं होती, सीड डाइजेस्ट नहीं होगा, सीड एज इट इज पास होगा, वरना तो जाया हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे बच्चे एनिमल्स क्या करेंगे? नंबर वन, जो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं उनमें दो वेराइटीज है। एक वेराइटी कौन सी है? सीड सराउंडेड बाय, बोलो बेटा, एक वेराइटी कौन सी है? सीड सराउंडेड बाय फ्रूटी बल्ब। एक तो सीधा सीधा है जो सीड सराउंडेड बाय फ्रूटी पल्प है, जो कि एनिमल्स खा लेंगे और उसके बाद उनके वेस्ट में जाके वो पास होंगे। लेकिन एक और वेराइटी भी है, जरूरी तो नहीं है सारे इसी तरह के हों। तो अब दूसरे जो सीड्स हैं, जो फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू या फ्लाइज वगैरह के थ्रू, बर्ड्स वगैरह के थ्रू जा रहे हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें हम दूसरी वेराइटी ये देखते हैं कि दे हैव सीड्स हैव हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। सीड पर कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? हुक लाइक स्ट्रक्चर, हुक लाइक और हैव स्टिकी नेचर, हैव स्टिकी नेचर। देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, एक तो है कि फ्रूटी पल्प वो एनिमल खा ले, दूसरा जिसमें फ्रूटी पल्प नहीं है तो हम देखते हैं उनके ऊपर हुक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्टिकी होते हैं। क्यों बेटा, व्हाट डू यू थिंक? हुक या स्टिकी होने से क्या होगा? दे विल गेट अटैच टू द लेग्स, they will get attached to the body of the insect or body of the fly or body of the bird। और जब वो bird, जब वो fly किसी दूसरी जगह जाकर बैठेगा, वहां पर वो ड्रॉप हो जाएंगे। Does this make sense guys and girls? Does this make absolute sense? कि भाई it is obvious कि सिर्फ खाने वाले नहीं है, एक तो वो है, दोनों वेराइटीज मैंने लिख दी। जैसे यहाँ पर था देखो, पैराशूट वाली भी थी, विंग वाली भी थी, इसी तरह यहाँ पर भी दो वेराइटीज हमने आपको बताई। पहली वेराइटी क्या है? कि जो पल्प से सराउंडेड है और उसको वो खा लेगा। दूसरा क्या है? जिसमें जो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या स्टिकी नेचर है, जो कि आसानी से अटैच हो जाता है इंसेक्ट की स्किन पर या इंसेक्ट की लेग्स पर, और इवेंचुअली जो है वो इंसेक्ट के साथ या फ्लाई के साथ या बर्ड के साथ मूव कर पाता है। लेट मी शो यू दिस एज वेल। पल्प वाला तो तुम लोग के विजुअल में है ना, पल्प वाला तो विजुअल तो है ना तुम लोगों के दिमाग में, पल्प वाले की जरूरत तो नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूं दूसरा डायग्राम गूगल बाबा की मदद से।
हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम। ये देखो, कैन यू सी दैट? क्या यार, गूगल की मजा ही आ रहा है, गूगल से फायदा हो गया ना। अब देखो ये बर्ड आकर इस पे बैठ रहा है और यू सी दिस फूड एडवेंस एवेंस। आप देखें इस पे हुक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स। और ये अब जो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, बल्कि बल्कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त डायग्राम ये वाली भी मिल गई। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन ये देखें आप, यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नॉट दिस डायग्राम। और यहीं पर अटैच करते हैं ताकि हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो बेटा ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये हुक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे बेटा, अटैच हो जाएंगे। और अटैच होंगे तो जहां भी बर्ड जाएगा, जहां भी इंसेक्ट जाएगा, फिर वहां जाकर गिर जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर बच्चों, गाइस एंड गर्ल्स? चलो, अब मेरे बच्चे जो लास्ट टू एग्जांपल्स हैं इसके लिए, अभी मैंने जब गूगल खोला हुआ था तो मुझे एक इमेज दिख गई, बस वहीं से आपको डायग्राम दिखा देते हैं और जान छुड़ाते हैं। मेरे बच्चे ये देखो, कॉपी कर लेते हैं इस इमेज को और हमारे पास यहाँ पर कॉपी करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी जो है ना फीचर्स नहीं है उसके, देखो ये देखो। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे सामने डायग्राम बनी हुई आ जाए तो क्या तुम बता पाओगे कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा? अब देखो यहाँ विंग लाइक स्ट्रक्चर है, पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर है गाइस एंड गर्ल्स। तो ये कैसे डिस्पर्स होगा बोलो? यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है, कैसे डिस्पर्स होगा? ये वाला किसके थ्रू डिस्पर्स होगा बेटा? विंड के थ्रू। यहाँ देखो फ्रूटी पल्प नजर आ रहा है, किसके जरिए डिस्पर्स होगा? एनिमल्स के थ्रू। अब उसके बाद मेरे बच्चे, ऐसे सीड्स जिन पर वाटर प्रूफ कवरिंग है, क्लासिकल एग्जांपल है, पास पेपर में भी आ चुकी है, कोकोनट। ऐसे सीड्स जिनमें वाटर प्रूफ कोटिंग मौजूद है, और ऐसे प्लांट जो करीब ग्रो कर रहे हैं पानी के, जैसा कि कोकोनट, वो सीड डिस्पर्सल करते हैं वाटर के थ्रू। कि क्लोज, आप देखिए कोकोनट ट्रीज कहाँ होते हैं? क्लोज टू शोर्स होते हैं, क्लोज टू शोर्स, पानी के करीब। तो अल्टीमेटली क्या होता है मेरे बच्चों, कि उनके सीड्स पानी के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखें। और बेटा ये सब किसने नहीं देखा, जो बच्चा मुझसे पूछा था कि सर एक्सप्लोजन क्या होता है, बेटा एक्सप्लोजन होता है पी प्लांट्स के अंदर। अब आप देखो, इनका जो सीड है वो इसके अंदर थैली के अंदर पैक्ड है, ये सीड्स हैं इसके। तो क्या होगा, अंदर ना गैस भरती है, आपके सिलेबस में नाम नहीं है, इस गैस का नाम होता है इथीन। अंदर गैस भरती है भरती है भरती है, और होता है एकदम से उस गैस की वजह से एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन की वजह से ये जो कवर है ये क्या होता है, बर्स्ट होता है, और ये जो सीड्स हैं ये क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल दिस सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, क्लासिकल डायग्राम आप सबने देखा भी है, खाया भी है। तो मेरे बच्चे, दिस इज क्लासिक डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन। तो मुझे कंक्लूड कर दो बच्चों, आपको सीड फॉर्मेशन के बाद क्या ये समझ आया कि सीड डिस्पर्सल के कितने तरीके हैं बेटा? बोलो बेटा, रिवाइज कर दो, सीड डिस्पर्सल के कितने तरीके हैं? चार। नंबर वन, नंबर टू करके बताओ। एनिमल्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और एक्सप्लोजन के थ्रू। ठीक है बेटा, बेहतरीन हो गया। और जो करेक्टर्स हैं बेटा ये भी समझ आ गए सब बच्चों को? अशना, वरीशा, अबू तुराब, एनिमल्स और विंड के जो सीड्स हैं उनका करेक्टर समझ आ गया? डन। चलो वेरी गुड हो गया। अब आ जाओ मेरे बच्चे, इमेजिन करो कि ये सीड है। लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ सीड। लेट्स अज्यूम दिस इज द सीड। इसको मैं नीचे ले जाता हूं, होल्ड फॉर अ सेकंड प्लीज। बेटा एक प्लांट में तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, ये कोई डेफिनेट चीज नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लो मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लो। एटीपी के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल जवाब बेटा पे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लो बच्चे। एक सीड में जो सबसे आउटर लेयर है ये क्या है बेटा? बोलते जाओ। एक सीड में ये जो सबसे आउटर लेयर है ये क्या है? टेस्टा और सीड कोट। टेस्टा और सीड कोट। उसके बाद मेरे बच्चे ये आ गया
ये आ गया एम्ब्रियो sac, and this embryo sac here contain what? This embryo sac here contains the zygote. This embryo sac here contains the zygote, and the largest part in the seed is nothing but the largest part in the seed is nothing but food reserve. क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होगा तो भाई फूड चाहिए होगा ना, नहीं चाहिए होगा? जब सीड को ग्रो करना है तो आपको क्या चाहिए होगा मेरे बच्चे? आपको चाहिए होगा ना फूड। तो मेरे बच्चे ये आ गया कॉटिलेडन, फूड रिजर्व। तो सीड का बेसिक स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी जर्मिनेशन बढ़ानी है। तो बेटा सीड के अंदर क्या होता है? जाइगोट होता है जो कि प्रोटेक्टेड बाय एम्ब्रियो सैक है। जाइगोट प्रोटेक्टेड बाय एम्ब्रियो सैक, सीड का कवर है, सीड कोट, एंड देन वी हैव गॉट लार्ज रिजर्व जिसको आप फूड रिजर्व कह लें, कॉटिलेडन कह लें। अब मेरे बच्चों लिसन वेरी केयरफुली, मेरी बात को गौर से सुनना, क्योंकि अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन और कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन पर बेतहाशा सवाल आते हैं, तो इसलिए अब हिम्मत बनाए रखो। और ये बेसिक से स्ट्रक्चर मैंने सीड का बताया है, अब सीड जर्मिनेशन समझ लो जरा मेरे बच्चों। सीड जर्मिनेशन किसे कहते हैं? आप देखते हैं जब सीड आपके हाथ में होता है वो इनएक्टिव होता है ना? और जब उस सीड में से नई सीडलिंग आ जाए, जब उस सीड में से नया प्लांट ग्रो करने लग जाए, आप क्या कहते हो? ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, यस और नो? ये सीड क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। तो मेरी बात को गौर से सुनना, हाउ डू वी डिफाइन सीड जर्मिनेशन? द प्रोसेस ऑफ conversion of seed into seedling. The process of conversion of seed into seedling. ये बहुत सिंपल तरीका है कि जब सीड में ग्रोथ शुरू हो जाए, the simple सा seed grows into a seedling, the process of conversion of seed into seedling. तो मेरे बच्चे इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जर्मिनेशन कहते हैं। अब मेरे बच्चों जर्मिनेशन के लिए एग्जामिनर तुमसे पहला सवाल पूछता है कंडीशंस। किसी ने घर में पौधा ग्रो कराया है कभी? किसी सीड को घर में जर्मिनेट करवाया है बच्चों? किसी सीड को घर में जर्मिनेट करवाया है तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर नहीं कराया तो फिर थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा। आई थिंक इट्स वेरी, आप ऐसा प्रोसेस हो आप घर जाके कर भी सकते हैं। लेट मी डू दिस हियर नाउ। बेटा कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन क्या है? सबसे जरूरी कंडीशन सीड के जर्मिनेट करने के लिए है वाटर। सबसे जरूरी कंडीशन सीड के जर्मिनेट करने के लिए क्या है बेटा? वाटर। दूसरे नंबर पर आ जाती है एंजाइम्स। तीसरे नंबर पर आ जाता है सूटेबल टेम्परेचर, क्योंकि एंजाइम है तो सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए होगा। एंड चौथे नंबर पर आ जाता है लाइट। अब हर एक प्रोसेस को समझो, ढंग से समझो कि कैसे होता है ये प्रोसेस, होता क्या है। लिसन नाउ वेरी वेरी केयरफुली, मैं तुम्हें इसी डायग्राम के रेफरेंस से समझाने वाला हूं, ठीक है? इसी सीड के डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मुझे यस नो में पार्टिसिपेशन करते हैं ना, इंशाल्लाह जबरदस्त समझ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, सीड कब जर्मिनेट करेगा? सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी? वाटर को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है बेटा? वाटर की। तो सराउंडिंग में वाटर होना मस्ट है। वाटर के बगैर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। क्यों? आए मैं आपको रोल बाय रोल समझाता हूं मेरे बच्चे। जब वाटर सराउंडिंग में अवेलेबल होता है तो वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली, वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली, वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स इनसाइड।
वाटर सीड के अंदर स्लोली ग्रेजुअली क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करने की वजह से, अच्छा एक कंडीशन रह गई बेटा, एक कंडीशन रह गई, और वो है एयर, ऑक्सीजन, एयर स्लैश ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो पूरा इवेंट समझो। इवेंट नंबर वन, इवेंट नंबर वन, बेटा वाटर क्यों जरूरी है, क्योंकि वाटर जब सीड के अंदर जाएगा, वाटर जब सीड के अंदर सीप इन करेगा, तो बेटा इट विल कॉज सीड कोड टू रप्चर, इट विल कॉज सीड कोड टू रप्चर। सीड एक्टिव कब होता है, यही तो बता रहा हूँ नानिया, कि जब हम सीड को इन तमाम कंडीशंस को प्रोवाइड कर देंगे, सीड के लिए तमाम कंडीशंस अवेलेबल कर देंगे, सीड एक्टिव हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो इवेंट कहां से शुरू होगा, वाटर अंदर जाएगा, और वाटर करता है दो काम। पहला काम क्या करता है वाटर, वाटर क्या करता है, नंबर वन पे, वाटर ब्रेक्स दी सीड कोट, सीड कोट को रप्चर करता है। और दूसरा, प्लांट के पास ना, ये एम्ब्रियो सैक के पास एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम हम नहीं डालते, एंजाइम एम्ब्रियो सैक के पास होते हैं। तो मेरे बच्चे इट ऑल्सो एक्टिवेट्स, इट ऑल्सो एक्टिवेट्स एंजाइम्स। वाटर आया तो वाटर दो काम करता है। पहला काम क्या करता है बेटा, इट पेनिट्रेट्स इनटू सीड, जिससे अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से सीड कोट रप्चर हो जाता है, सीड कोट में गैप पैदा हो जाता है, फट जाता है, सीड नरम पड़ जाता है कोट। और फिर इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द एंजाइम्स इन द एम्ब्रियो साइट। ये किसका रोल है बेटा, वाटर का। अब मेरे बच्चे सीड कोट को क्यों रप्चर किया, सीड कोट को क्यों फाड़ा, रीजन ये नहीं था कि वाटर को अंदर घुसना था, सीड कोट को इसलिए फाड़ा ताकि क्या एंटर होना शुरू हो जाए, एयर। क्या एंटर होना शुरू हो बेटा, बोलो, एयर। क्या एंटर होना शुरू हो जाए, एयर एंटर होना शुरू हो जाए। जब सीड कोट रप्चर हुआ तो अब एयर की एंट्री हो सकती है। एयर क्यों चाहिए, समझो मेरी बात को गौर समझना मेरे बच्चे। ये जो हमारा कॉटिलिडन है ना, इसमें मौजूद है स्टार्च। क्या मौजूद है कॉटिलिडन में, रिजर्व फूड कहा था ना मैंने अभी, कि कॉटिलिडन में क्या है, रिजर्व फूड है स्टार्च। अब वाटर आया, वाटर ने एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, वाटर ने, वाटर आया और वाटर ने यहां पर मान लीजिए एंजाइम का मॉलिक्यूल था, इमेजिन करें कि एंजाइम का मॉलिक्यूल है, ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है। तो वाटर ने इस एंजाइम के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट किया। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है हमें, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है हमें स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, गाइस एंड गर्ल्स, अमाइलेज। वेरी गुड, अमाइलेज। तो बेटे क्या हुआ कि देखो मुझे बताओ, यस और नो में जवाब देना, कि जाइगोट के ग्रो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, जाइगोट के ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और एनर्जी कब मिलती है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो। तो व्हाट हैपेंस इज दैट एवरीथिंग वाज इनएक्टिव, समझो, वाटर आया, उसने सीड कोड को रप्चर किया, जिससे एयर आना शुरू हुई, एंजाइम एक्टिवेट हुए, एंजाइम ने आकर स्टार्च पे एक्ट किया, स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर दिया, इनटू maltose, and then it eventually break down into glucose, maltose and glucose, and then glucose is used by, बोलो, एयर बाहर से आ रही है, अरे बोलो, एयर बाहर से आ रही है और ग्लूकोज भी आ रहा है। नाउ मेरे बच्चे, दिस ग्लूकोज is oxidized, guys and girls, this glucose is oxidized to produce energy, and this energy is used by the embryo, by the zygote to grow। पूरा समझो, पूरा समझो, खिचड़ा नहीं बना देना। वाटर एंटर हुआ, याद रखोगे तो याद रहेगा कि किसके ना होने से क्या होगा। वाटर एंटर हुआ, उसने सीड कोड को रप्चर किया, जिससे एयर की एंट्री शुरू हो गई। मोर ओवर इट एक्टिवेट्स द एंजाइम, एंजाइम रिलीज हुआ, जाके कॉटिलिडन में जो स्टार्च था, गाइस एंड गर्ल्स, उसे ब्रेक डाउन किया इनटू माल्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज आया, एयर आई, ऑक्सीडेशन हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, देन दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द जाइगोट टू ग्रो, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय द जाइगोट टू ग्रो। यहां तक समझ आता है बेटा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ठीक है जाइगोट ने ग्रो कर दिया, फिर लाइट क्यों चाहिए, लाइट, लाइट क्यों चाहिए, रीजन इज इमेजिन करो, डायग्राम में जगह चाहिए मुझे, इमेजिन करो ये सीड है, इमेजिन करो ये सीड है, ठीक है। अब जाइगोट की अंदर ग्रोथ हो रही है, अंदर की ग्रोथ के लिए जाइगोट इज यूजिंग, अंदर की ग्रोथ के लिए जाइगोट इज यूजिंग व्हाट, दिस रिजर्व फूड। दोबारा समझा देता हूं बेटा, मैंने क्या कहा, ये समझ आ गया कि जाइगोट की ग्रोथ शुरू हो गई,
जाइगोट की ग्रोथ करने के लिए हमें चाहिए थी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती? स्टार्च के ब्रेकडाउन से। स्टार्च कब ब्रेकडाउन होता? जब एंजाइम उस पर एक्ट करते। एंजाइम कब एक्ट करते? जब वो एक्टिवेट होते और सूटेबल टेम्परेचर मिलता। तो जब वाटर आया और सूटेबल टेम्परेचर था, हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर इज सूटेबल, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या है? सूटेबल है। इस सूटेबल टेम्परेचर में जब वाटर अंदर आया, उसने सीड को किया रप्चर, ठीक है, अंदर एयर दाखिल होना शुरू हुई, एंजाइम एक्टिवेट हुआ, एंजाइम ने जाके स्टार्च को ब्रेक डाउन किया माल्टोज और ग्लूकोज में, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुई एयर से, एनर्जी बनी। एनर्जी इज यूज्ड बाय द जाइगोट टू ग्रो। एनर्जी इज यूज्ड बाय द जाइगोट टू ग्रो। इज दैट क्लियर? अलीशा, अलीशा, तहरीम, दिशा, वरीशा, गाइज एंड गर्ल्स, अबू तुराब, वेरी गुड। मेरे बच्चे अब मुझे बताओ, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो ग्रो करते करते वो यहां तक तो आ जाएगा, यानी जितना उसके पास रिजर्व है उस रिजर्व को यूज करके वो थोड़ा बहुत तो बाहर आ जाएगा। आपने देखा है ना, सीड में से ऐसे स्प्राउट्स बाहर निकल रहे होते हैं, है जी। लेकिन अब अगर उसे प्लांट में कन्वर्ट होना है तो क्या, मुझे बताओ, क्या उसके पास इतनी न्यूट्रिशन है कि पूरा नया पौधा बन जाए? वो क्या इतना रिजर्व होगा सीड के अंदर? क्या इतना रिजर्व होगा सीड के अंदर? ऑब्वियसली नॉट। इट मींस कि अब लाइट क्यों चाहिए? कि जैसी सीड में से स्प्राउट्स बाहर आए, रेडिकल और प्लूम्यूल बाहर आया, तो अब इसको चाहिए लाइट। अब इसको चाहिए क्या? लाइट, ताकि ये फोटोसिंथेसिस करे, मजीद फूड बनाए और मजीद फूड बनाकर कंटिन्यू करे ग्रोथ, अपनी अपनी ग्रोथ को क्या करे? कंटिन्यू। अगर यहां पर लाइट अवेलेबल ना हो तो सीड यहीं पर रुक जाएगा। सीड यहीं पर रुक जाएगा। अगर लाइट अवेलेबल ना हो तो यहां तक तो ग्रो करेगा, फिर यहां से आगे फर्दर ग्रो नहीं करेगा। तो मालूम हुआ, हर एक फैक्टर का रोल समझ आता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चों? वाटर का। वाटर आएगा तो सीड ब्रेक होगा, सीड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन आएगी। एंजाइम पहले से मौजूद है, सूटेबल टेम्परेचर आपको देना है। सूटेबल टेम्परेचर पर एंजाइम्स ऑक्सीजन को यूज करके किसको तोड़ेंगे? ग्लूकोज को। इवेंचुअली ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनने के बाद सीडलिंग फॉर्म होगा। लेकिन फिर लाइट क्यों चाहिए होगी? क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस। आयशा फैसल, जाइगोट ऐसे बाहर कैसे बेटा? जाइगोट कंटिन्यू करेगा, जैसे आपका इंसान का जाइगोट होता है, सेल डिवीजन होती है आयशा। जैसे इंसान का जब स्पर्म और एग फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, तो सेल डिवीजन होती है ना। सेल डिवीजन के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो सीड हैज गॉट ऑल द रिजर्व एनर्जी। सीड के पास ये रिजर्व फ्यूल मौजूद है, तो सीड इस रिजर्व फ्यूल को यूज करता जाएगा और जाइगोट विल कंटिन्यू टू ग्रो। जाइगोट विल कंटिन्यू टू ग्रो। जाइगोट विल कंटिन्यू टू ग्रो यहां तक कि वो सीड से बाहर आएगा। अब इसको जाइगोट थोड़ी कहेंगे, अब तो ये ग्रो कर रहा है ना। अब ये सीड के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको आपने पढ़ा है, रेडिकल और प्लूम्यूल कहते हैं, ठीक है। और फिर इवेंचुअली क्या होगा, जब ये बाहर आ गया, अब बाहर आने के बाद फर्दर ग्रो करने के लिए अब इसको लाइट चाहिए। अब लाइट से फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस का यूज करके ये मजीद फूड बनाएगा और मजीद फूड बनाकर उस फूड को यूज करेगा जैसे प्लांट करता है, और विल कंटिन्यू टू ग्रो। आयशा, आयशा फैसल, मेरे बच्चे, जाइगोट ने इनिशियली जो ग्रो किया वो कैसे किया आयशा? जाइगोट ने इनिशियली ग्रो, जो सीड के अंदर का रिजर्व फूड था, एवरीबॉडी प्लीज बी वेरी क्लियर, जो सीड के अंदर का फूड था, रिजर्व था, जाइगोट ने आयशा उसको यूज किया और यूज करके ग्रो किया। लेकिन जब वो सीड से बाहर आ जाएंगे उसके पार्ट्स, तो इवेंचुअली क्या होगा, अब लाइट चाहिए होगी फॉर फोटोसिंथेसिस, ताकि मजीद फूड बनाया जा सके और फर्दर ग्रोथ की जा सके। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा वाटर सीड में हर तरफ से पेनिट्रेट करता है, ठीक है। ये लिख लोगे या लिखवा दूं? ये खुद से लिख लोगे? लिख लेंगे, ठीक है। ये इतना कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। डायग्राम में ही सारा फिनोमिना नजर आ रहा है, तो आई थिंक दिस। लिखवा दें? अरे फैलने में तुम लोग टाइम नहीं लेते हो। चलो लिख लो फिर। इन फेवरेबल conditions of temperature
when water enters the seed coat, it ruptures seed coat and activates enzymes required to turn food stores into soluble energy, soluble fuel glucose. Air diffuse in to seed and is used to oxidize glucose to produce energy, which is used by the zygote to divide and grow. Grow structures out of seed. As seedling is formed, light is needed for photosynthesis. यानी आपको ये समझ आ गया बेटा कि लाइट हमें बाद में चाहिए. Light is needed for photosynthesis so that further food can be made, which is then used for the growth of plant. मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, बात समझ में आई कि ऊपर से गई? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म आ जाएगा अगर आप डालना चाहें तो. मेरे बच्चे, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन समझ आ गई? डज एंजाइम यूज? नहीं बेटा, एंजाइम एयर यूज नहीं कर रहे. एयर तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रही है ना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. एयर तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रही है ना इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है. यूसुफ कह रहे हैं सर द टेस्ट ऑफ द कोकोनट इज वाटरप्रूफ, सो हाउ डज जर्मिनेट? बेटा मेरे बच्चे, ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा ना, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म, जो एक मेजॉरिटी ऑफ सीड बोल है. कोकोनट इज एन एक्सेप्शन एग्जांपल. कोकोनट के अंदर डिफरेंट और चीजों का रोल मालूम है. होता ही है कि जब कोकोनट के जर्मिनेट, यानी कोकोनट के केस में उसका जो अंदर का आहिस्ता 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 हार्डन हो जाता है. और जैसे वो हार्डन होता जाता है, वैसे वैसे वही आप देखें, जो कच्चा नारियल होता है वो कितना वो होता है, क्या नाम है, थिक उसकी वॉल होती है. और जो नारियल बिल्कुल पक जाता है, उसके अंदर वो वाइट वाइट सा जो है ना, वो पल्प फॉर्म हो जाता है. और जो उसका जो एक्चुअली जो कवर है, आउटर कवर, वो बिल्कुल पतला हो जाता है. देन वाटर, अगर वो वाटर के अंदर रहता है तो वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है. लेकिन जब जो नारियल कच्चे वाली फॉर्म में होता है, ग्रीन वाली फॉर्म में, उसमें वो मुश्किल है. जब ब्राउन हो जाता है तो अगर आप उसे पानी में छोड़ेंगे तो पानी विल ग्रेजुअली सीप इन. बेटा जर्मिनेशन सबको समझ आ गई गाइस एंड गर्ल्स? जर्मिनेशन सबको क्लियर है?
एवरीबडी आई नीड योर रिस्पॉन्सेज। वरीशा, सोमिया, अब्दुल करीम, महर शहजाद, तहरीम फातिमा, एवरीबडी इन द क्लास। शिफा, शाफिया, फातिमा, वरीशा, माज, मारिया, मुइज, माविया, आयशा 1, आयशा 2, आयशा 3, तला, ताहा, तहरीम फातिमा, एवरीबडी क्लियर? सो सर रेस्पिरेशन सो भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। बेटा रेस्पिरेशन से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होगा? रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मकसद है कि सराउंडिंग टेम्परेचर बेहतर हो, क्योंकि एंजाइम्स को काम करने के लिए अप्रोप्रिएट सराउंडिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। मेरे बच्चे, हेयर आई अनाउंस द एंड ऑफ प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी खत्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली खत्म होता है। आई हैव गॉन थ्रू एवरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन यहाँ पर मिलकर मुकम्मल तौर पर खत्म होता है। आई जस्ट वांट कि जिन्होंने लाइव क्लासेस कोई भी मिस की है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि अपने अपनी इस कवरेज को पूरा करें, ताकि जो है आपका ये प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो जान छूटे, जान फारिग हो। इस सेक्शन खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अगर आपने जितना हमने क्लास में किया, अगर आपने अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी कोई भी क्वेश्चन आपको बॉदर नहीं करेगा पास पेपर करते हुए। नहीं बेटा, ट्यूसडे क्लास तो रेगुलर चलेगी बच्चे, क्या कर रहे हो? ट्यूसडे क्लास चलेगी, पास पेपर्स के लिए चलेगी, कुछ कुछ ना कुछ करने की तो चलेगी। दिस स्लॉट इज नाउ गोइंग टू बी, जब नहीं होगी तो बता देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब जिन्होंने कुछ सवाल सवाल पूछने हैं मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। बेटा ये देख लीजिए जिसने देखना है। सर जाइगोट की जो डायग्राम है उसमें आपने क्रॉस क्यों मार्क किया है फोटोसिंथेसिस के लिए? अरे वो क्रॉस मैंने इसलिए मार्क किया था बेटा, कहाँ गया, कि अगर लाइट नहीं आई, अगर लाइट इस वक्त नहीं आई तो ग्रोथ फर्दर रुक जाएगी, इसलिए मार्क किया था बेटा कि अगर इस पॉइंट पर लाइट नहीं आई तो यहां तक ग्रोथ होगी, उसके बाद फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, आयशा और फातिमा, फातिमा बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही है, पहले फातिमा को चांस दे देते हैं जी। फातिमा, 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 फातिमा कहाँ गए भाई? हैंड रेस करो ताकि मैं अनम्यूट करूं।